हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे एरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। अब एरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज चैप्टर नंबर 7 इज़ कंसर्न, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि आने वाले टॉपिक को एक्सप्लेन करने में आपको हेल्प करते हैं। तो चलो देखते हैं कि एरेनियस थ्योरी जो है इसके कौन कौन से पॉस्टुलेट्स हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो एरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन का जो पहला पॉस्टुलेट है वो ये है कि एनीथिंग that dissolves in aqueous solution are melted, dissociate into positive and negative ions, and then conduct electric current is called electrolyte। ठीक है, तो एरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन जो है इसका पहला पॉस्टुलेट इटसेल्फ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की ही डेफिनेशन है। यहाँ पर लिखा है कि हर वो चीज़ जिसको हम aqueous सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किए हुए हों या फिर जब उसको हम मेल्ट करें या फ्यूज़ करें तो ऐसा करने से वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो जाए, और बाद में उसकी सॉल्यूशन जो है aqueous सॉल्यूशन या फिर उसकी जो फ्यूज्ड स्टेट है या मोल्टन स्टेट है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो, तो हर ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके एग्जाम्पल पे आते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख के सारी बात को वाइंड अप कर रहा हूँ कि ऑल एसिड्स, bases and salts are electrolyte। ठीक है, जितने भी एसिड्स हैं, बेसिस हैं और साल्ट्स हैं, सिर्फ यही चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट हैं। जो भी चीज़ इलेक्ट्रोलाइट है वो इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में आती है। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2, एक और पॉस्टुलेट भी है, मैं इसके एग्जांपल भी आगे देने वाला हूँ, कौन से एसिड, कौन से बेसिस, कौन से साल्ट। नंबर 2, charge on positive and negative ions is equal so that solution as a whole remains electrically neutral। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिसोशिएट होगा तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो चार्ज बनेगी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वो इक्वल होगी, और वो जो चार्ज इक्वल होगी ताकि ये सॉल्यूशन जो है ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है क्यों? क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होती है उतनी नेगेटिव चार्ज होती है, यानी कैटायन की पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और एनायन की नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बैलेंस्ड होता है। इस वजह से सॉल्यूशन एज ए होल क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। ठीक है, एक और चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि आयोनाइजेशन, नंबर 3, आयोनाइजेशन इज रिवर्सिबल। ये जो आयोनाइजेशन होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, ये रिवर्सिबल होती है। मतलब जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हमने सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया हुआ है तो आयंस जो होते हैं वो सॉल्यूशन में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब सॉल्यूशन में रैंडमली मूव कर रहे होंगे तो ये आपस में रीज्वाइन भी हो सकते हैं, और जब ये रीज्वाइन होंगे तो ये आयंस रीज्वाइन होने के बाद ये अनआयोनाइज्ड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हैं। इस वजह से इस रिवर्सिबल रिएक्शन से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हमने कहा कि एसिड, बेसिस और साल्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो उन्हीं के कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जस्ट लाइक HCl, when it dissociate into the aqueous solution it will dissociate into the hydrogen ion and the chloride ion। इस तरह से सपोज सल्फ्यूरिक एसिड है, when dissociate produce 2 hydrogen ion and the sulfate ion। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज इक्वल है, सल्फेट पे 2- चार्ज है, तो लेकिन हाइड्रोजन ऐसे 2 आयन है और हर हाइड्रोजन आयन पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज जो है वो इक्वल है। इस वजह से सॉल्यूशन ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है।
अच्छा, ये हो गए एसिड। अगर हम बेसिस के एग्जांपल लें, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन डिसोशिएट इट डिसोशिएट इनटू द सोडियम आयन एंड इनटू द OH आयन, चार्ज इक्वल है। या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ठीक है, व्हेन डिसोशिएट टू प्रोड्यूस कैल्शियम आयन एंड द 2 OH आयन, ठीक है। साल्ट की एग्जांपल लें, लाइक NaCl, ठीक है, व्हेन NaCl डिसोशिएट इट प्रोड्यूस सोडियम आयन एंड द क्लोराइड आयन। इस तरह से कंपाउंड लाइक कैल्शियम क्लोराइड, when this salt is dissociating it producing calcium ion and the 2 chloride ion। तो आप देख सकते हैं कि डिसोसिएशन जो है वो एक तो रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल होने के साथ साथ ये बात भी क्लियर हो गई कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो बनती हैं सॉल्यूशन में वो मैग्नीट्यूड उनके इक्वल होते हैं। इस वजह से सॉल्यूशन ओवरऑल क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। तो आई होप कि ये बात भी आपकी समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक और चीज़ भी ये है कि चार्ज ऑन द आयन shows its valency। ये जो चार्ज होती है आयन के ऊपर, ये असल में उस आयन की कंबाइनिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो आप सब जानते हैं कि ये जो आयन इनके ऊपर जो चार्ज है यही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपकी क्लियर होगी। अब चलते हैं कुछ और पॉइंट की तरफ, जैसे कि पोस्टुलेट नंबर 4 बल्कि 5th पॉइंट ये है कि आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो आयोनाइजेशन है कि वो इलेक्ट्रोलाइट कितना आयोनाइज होगा, कम आयोनाइज होगा या ज़्यादा आयोनाइज होगा, उसकी आयोनाइजेशन किस पे डिपेंड करती है। तो आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट नाउ दैट डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर्स, लाइक नंबर ए के नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी नेचर कैसी है, इलेक्ट्रोलाइट, इस पे भी हम बात करेंगे। सेकंड जो पहलू है इस केस में वो है डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, कि हमने सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट बनाया हुआ है, कम बनाया हुआ है डाइल्यूट या ज़्यादा डाइल्यूट बनाया हुआ है। कम डाइल्यूट को आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा फैक्टर जो कि इसको अफेक्ट करता है, नंबर सी, वो है टेम्परेचर। ठीक है। तो ये बेसिक 3 फैक्टर्स हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन और टेम्परेचर, हाउ दीज 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ सबसे पहले फैक्टर पे। तो ज़रा देखें, इसमें जो पहला फैक्टर है नंबर ए, नाउ दिस इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में 2 बातें हम करेंगे। नंबर 1, एक होते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एक होते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे इसके अपोजिट में जो हैं वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले देखते हैं कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएं, यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, जिनकी आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ये बात होते हैं कि जो आयोनाइजेशन है वो रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल का मतलब है कि कभी भी आयोनाइजेशन 100% नहीं होगी। यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रांग भी है तो वो ऑलमोस्ट आयोनाइज तो हो सकता है, लेकिन 100% कभी भी जो है वो आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के, जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, जैसे कि HCl, जैसे कि HNO3, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सो दीज आर द क्वाइट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी आयोनाइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% से भी ज़्यादा होती है, कुछ की तो 90 to 95% होती है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है, ये तो वो इलेक्ट्रोलाइट है जिनकी आयोनाइजेशन 90 to 95% तक होती है। तो जितना आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होंगे।
तो दीज आर द फ्यू इलेक्ट्रोलाइट विच आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इसके बरक्स अगर हम दूसरी बात करें, नाउ दीज आर कॉल्ड द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसको कैसे समझें, ठीक है, दे ओनली स्लाइटली आयनाइज्ड, यानी जिनकी आयनाइजेशन बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल, बहुत कम आयनाइजेशन होती है। जो वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, जैसे कि लेड आयोडाइड, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि जो है आप कह सकते हैं एस्टरिक एसिड, या आप कह सकते हैं बेंजोइक एसिड, दैट C6H5NCOOH, ठीक है, या कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3 करेक्शन, या इवन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दीज आर द फ्यू इलेक्ट्रोलाइट विच आर द वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अक्सर एक जुमला कहा जाता है कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, वो कंपैरेटिवली मिनरल एसिड के मुकाबले में क्या होते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो एक बात तो ये भी क्लियर होनी चाहिए कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो डिसाइड करेगा कि आयनाइजेशन कितनी होगी। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उसकी आयनाइजेशन ज़्यादा हुआ करती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन बहुत कम हुआ करती है। मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से जो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत कम पास होगा। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपकी क्लियर होगी। अब एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, नंबर बी, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डाइल्यूशन कि जो सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन को हमने बनाया है इलेक्ट्रोलाइट की, उसकी डिग्री ऑफ डाइल्यूशन क्या है। तो एक मैं पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि डिग्री ऑफ डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ सॉल्वेंट। यानी जो सॉल्यूशन आपने बनाई थी उसमें कितना सॉल्वेंट आपने ज़्यादा लिया है वो डिसाइड करता है डिग्री ऑफ डाइल्यूशन को। जितना सॉल्वेंट का रेशियो ज़्यादा होगा, इनडायरेक्टली आई मीन कि सॉल्यूट का रेशियो कम होगा, तो फिर सॉल्यूट कम होगा तो फिर आप जानते हैं तो डिग्री ऑफ जो डाइल्यूशन है वो क्या करेगी, वो डिपेंड करती है किस पे, वो करती है किस पे, सॉल्वेंट पे। तो अब डिग्री ऑफ डाइल्यूशन जो है ये किस तरह से काम करती है, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि सपोज एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या मैं इस जुमले को यूं लिख लेता हूं कि आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी increased by increasing degree of dilution। यानी अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि सपोज कर लेते हैं सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो पानी में बहुत कम होती है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़े तो गिवन अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड को कंप्लीटली डिजॉल्व करना है तो फिर आप पानी का रेशियो बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि सॉल्यूशन तो डाइल्यूट बनेगी लेकिन सिल्वर क्लोराइड पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का रेशियो बढ़ा के हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आई होप सो ये बात आपकी समझ आ गई होगी कि हाउ डिग्री ऑफ डाइल्यूशन इंक्रीज द आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयनाइजेशन तक को भी हम बढ़ा लेते हैं बाय इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ डाइल्यूशन। तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं, नाउ दैट इज द टेम्परेचर। नाउ जस्ट सिंपल लिसन, द थर्ड पॉइंट ओवर हियर इज द टेम्परेचर। ठीक है, याद रखो कि आयनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो आयनाइजेशन है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरआयोनिक अट्रैक्शन कम हो जाएंगी, आयंस की सेपरेशन जल्दी हो जाएगी, और सॉल्यूशन में आयन जल्दी बनेंगे और ज़्यादा बनेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन क्या हो गई, वो बढ़ गई। तो टेम्परेचर जो होता है वो क्या करता है, आयनाइजेशन को बढ़ाता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, आयंस एक दूसरे से जल्दी अलग हो जाते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एनर्जी ओवरकम करेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो टूट जाएंगी, तो इस वजह से आयंस जल्दी बन जाते हैं और ज़्यादा बन जाते हैं।
तो आई होप कि ये बात भी आपकी क्लियर होगी कि टेम्परेचर आयोनाइजेशन को कैसे बढ़ाता है। सपोज करें कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी आयोनाइजेशन को बढ़ाना है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयोनाइजेशन को बढ़ाना है, तो हम टेम्परेचर बढ़ा के ये मामला कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे एक और पॉइंट की तरफ ज़रा देखें, वो ये कि आयोनाइजेशन is not affected by the conductance of electric current, conductance of electric current, यानी हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट पास करें, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट पास करें तो ऐसा नहीं होगा कि करंट पास करने से उस इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन बढ़ती जाएगी, नहीं। देखो भाई, आप सब जानते हैं कि करंट तो तब पास होगा जब आयोनाइजेशन हो चुकी होगी, आयन सॉल्यूशन में बन चुके होंगे। तो आयोनाइजेशन बाद का प्रोसेस है या पहले का प्रोसेस है? आयोनाइजेशन पहले का प्रोसेस है, कंडक्टेंस बाद की बात है। तो इस वजह से ये कहना कि कंडक्टेंस जो है उससे जो है आयोनाइजेशन बढ़ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आयोनाइजेशन जो है इज नॉट अफेक्टेड, मीन्स आयोनाइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंडक्टेंस। हाँ, अगर आप कंडक्टेंस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि बायपासिंग इलेक्ट्रिक करंट, बायपासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आयंस विल माइग्रेट टुवर्ड्स their respective electrodes, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स। देखो, कंडक्टेंस से सिर्फ एक ही काम होगा, जो आयन सॉल्यूशन में पड़े होंगे वो अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे होंगे। और आप सब जानते हैं कैटायंस जो होते हैं वो कैथोड पे माइग्रेट करेंगे और वहां जाके डिस्चार्ज होंगे, और जो एनायंस होते हैं वो एनोड पे जाएंगे और वहां जाके डिस्चार्ज होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो गई कि करंट के पास करने से हम आयनाइजेशन को नहीं बढ़ा सकते। तो मेरे ख्याल में ये बात कतई तौर पे क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप कि ये जो थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन है ये क्या कंसेप्ट देती है इसका बेसिक समझ रहे होंगे। अब आते हैं द फ्लॉज ऑफ दिस थ्योरी, द डिफेक्ट ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के डिफेक्ट क्या हैं? तो नाउ लेट्स बिगिन। इस थ्योरी के जो डिफेक्ट्स हैं इस पे हम बात करेंगे। तो आप ज़रा देखें कि डिफेक्ट्स ऑफ द थ्योरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के डिफेक्ट क्या हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें जो है देखनी पड़ेंगी, जैसे कि हमने कहा कि भाई ये जो थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन है ये कहती है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट होता है अपने आयंस में तो आयंस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होते हैं। तो चलो मैं देखता हूं कि आयंस अगर इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं तो ऐसी कौन सा कंसेप्ट है, ऐसा कौन सा आइडिया है जो इस बात को नकारता है, जो इस बात को अपोजिट में लेता है। तो ज़रा देखें कैसे। तो सबसे पहली पॉइंट में लिख रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आयंस आर इंडिपेंडेंटली move randomly in the solution। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो आयंस होते हैं वो जब एक बार सॉल्यूशन में आ जाएं तो वो इंडिपेंडेंटली और रैंडमली सॉल्यूशन में मूव कर रहते हैं। पर यह बात हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि आप सब ने एक टॉपिक पढ़ा है कि जब एक बार ये आयंस बन जाएं, सॉल्यूशन में अगर एक बार ये आयंस बन जाएं सो ये आयंस जो होते हैं दे बिकम हाइड्रेटेड। मतलब इन आयंस की क्या होती है? हाइड्रेशन। तो ये थ्योरी इस हाइड्रेशन वाले आइडिया को जो है वो समझा नहीं पाती। आयंस तो बनेंगे, लेकिन आयंस जैसे ही बनेंगे आयंस को वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे? सराउंड कर लेंगे। तो आयंस के बारे में जो इंडिपेंडेंस है, एक फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आयंस मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, और वाटर मॉलिक्यूल आयंस को हाइड्रेट कर लेगा। तो इस आयन की फ्रीडम का जो है ऑप्शन वो हमारी समझ से बाहर है। ये थ्योरी तो कहती है कि आयंस रैंडमली मूव कर रहे होंगे,
पर जैसे करंट पास करेंगे तो फिर तो आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जा रहे होंगे, लेकिन ये आयन तो हाइड्रेटेड होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल तो उनको सराउंड किए हुए होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इनको जो है बाइंड किए हुए होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल या जो आयंस होते हैं ये किस तरह से इंडिपेंडेंट हुए, ये फिर किस तरह से इजीली अपने इलेक्ट्रोड पे जाते होंगे, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। एक तो ये चीज़ है। दूसरा मसला ये थ्योरी जो हल नहीं करती वो ये कि दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। यानी इस थ्योरी के थ्रू हम सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। इस पे हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा हम डिटेल में भी लेंगे, लेकिन फिलहाल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और हम इस थ्योरी के डिफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो नाउ लेट्स सी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, नंबर 1, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। कोई आपसे पूछे कि कौन सी प्रॉपर्टी है तो आप कहेंगे प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की। इट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट इटसेल्फ, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दैट मीन्स सॉल्यूशन की। नंबर 1। नंबर 2, डिपेंड्स ऑन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं सॉल्यूशन की, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ solute particles but not on their sizes or nature। ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जिसका ताल्लुक सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉलिड पार्टिकल की क्वांटिटी पे हो, नंबर पे हो, ना कि सॉलिड पार्टिकल की साइज पे हो, ना कि सॉलिड पार्टिकल की जो है वो नेचर पे हो कि वो चार्ज हैं या ना या न्यूट्रल हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने वो डिसाइड करती है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं इसमें जो प्रॉपर्टीज आती हैं लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट का कम होना, ठीक है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो था उसका भी बढ़ जाना। तो ये चंद प्रॉपर्टीज हैं जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और भी हैं बट फ्यू ऑफ देम आर लाइक दिस। तो चलो भाई इस बात को समझने के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं कि मामला कैसे चलता है। लुक एट द वे। सपोज करें कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1m NaCl सॉल्यूशन है और मेरे पास 1m मैग्नीशियम क्लोराइड की सॉल्यूशन है, इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यानी 1 मोलर सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन है और 1 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड की सॉल्यूशन है। तो सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन में क्या होगा कि जब सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट होगा तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में होने के बजाय उसके आयन पड़े होंगे, तो आप देख सकते हैं कि सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो सोडियम क्लोराइड के 1 मोल ने टोटल मोल ऑफ आयन कितने प्रोड्यूस किए, तो हम कहेंगे 2 मोल्स। अब बताओ कि 2 मोल कौन से, 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल क्लोराइड आयन, टोटल हुए 2 मोल्स। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड जब डिसोशिएट होगा तो आप जानते हैं कि बनेगा मैग्नीशियम आयन और प्लस में 2 बनेंगे क्लोराइड आयन। तो जो 2 क्लोराइड आयन बने हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो वो कितने हैं, 3 हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ आयन बने। तो बताओ कि दोनों सॉल्यूशन की मोलरिटी सेम है, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, लेकिन बताओ कि किस सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज़्यादा होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड की 1 मोलर सॉल्यूशन जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हैं। एंड हाउ मेनी आर दीज? 3 मोल्स। सो दैट्स द वे हाउ वी आर डिस्क्राइबिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एरेनियस थ्योरी जो है आयनाइजेशन की, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रही, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं देती। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।